पिरमासेंस वेस्ट जर्मनी का एक छोटा सा शहर था जो फ्रांस की सरहद के बिल्कुल करीब बसा हुआ था। 1960 के शुरुआती सालों में ये जगह बेहद पुरसुकून थी। लोग एक दूसरे को जानते थे, दरवाजे खुले रहते थे और किसी को किसी बात का डर नहीं होता था। बच्चे अकेले स्कूल जाते, गलियों में खेलते और स्कूल के बाद आज़ादी से घूमते थे। ऐसा लगता था जैसे वहाँ कुछ भी बुरा कभी हो ही नहीं सकता। लेकिन 25 नवंबर 1960 की दोपहर ने सब कुछ बदलकर रख दिया। 9 साल का एक मासूम बच्चा वॉल्टर ब्रॉशार्ड करीब 4 बजे अपने घर से बाहर खेलने निकला और फिर कभी वापस नहीं लौटा। उस दिन मौसम थोड़ा सर्द था, आसमान में बादल थे और ठंडी हवा चल रही थी। लेकिन वॉल्टर एक बहादुर और जिंदादिल बच्चा था। उसने अपना होमवर्क खत्म किया, हल्का सा नाश्ता किया और अपनी माँ से कहा कि वो थोड़ी देर के लिए बाहर खेलने जाना चाहता है। माँ ने इजाज़त दे दी, जैसे वो अक्सर देती थी। सब कुछ बिल्कुल आम था, एक आम दिन जैसा। लेकिन उस दिन कुछ बहुत गलत होने वाला था। वॉल्टर ने अपनी पसंदीदा लाल जैकेट पहनी हुई थी, भूरे रंग की कॉर्डरॉय पैंट्स और सिर पर ऊनी टोपी। उसके हाथ में एक छोटा सा खिलौना ट्रक था जो वो अक्सर मिट्टी में खेलते हुए साथ ले जाया करता था। उसने अपनी माँ से कहा था कि वो मेसेप्लात्स की तरफ जा रहा है, जो कि एक खुला मैदान जैसा इलाका था जहाँ कभी मेला लगता था। उस वक्त वहाँ मेला नहीं था, लेकिन फिर भी बच्चे वहाँ खेलना पसंद करते थे क्योंकि वो जगह खाली और शांत रहती थी। कुछ चश्मदीदों के मुताबिक वॉल्टर को मेसेप्लात्स के पास अकेले चलते हुए देखा गया था। एक बुजुर्ग महिला ने बताया कि उसने वॉल्टर को जमीन पर झुका हुआ देखा था। वो अपने छोटे ट्रक को कंकड़ वाली जमीन पर चला रहा था। एक और शख्स ने उसे मैदान के किनारे मौजूद पेड़ों की तरफ जाते हुए देखा था। लेकिन इसके बाद क्या हुआ, ये किसी को नहीं पता। जैसे जैसे सूरज ढलने लगा और ठंड बढ़ने लगी, वॉल्टर की माँ को बेचैनी होने लगी। आमतौर पर वो इस वक्त तक वापस आ जाया करता था। उन्होंने घर के बाहर आकर वॉल्टर का नाम पुकारा। कोई जवाब नहीं आया। उन्होंने सोचा शायद वो मेसेप्लात्स में ही खेल में मग्न है, वक्त का होश नहीं रहा होगा। लेकिन जब वो खुद वहां पहुंची तो जगह एकदम खाली थी। न वॉल्टर था, न उसका ट्रक, कुछ भी नहीं। 6 बजे तक घबराहट तेज हो गई। उन्होंने अपने शौहर को बताया और दोनों ने मिलकर पुलिस को फोन किया। पुलिस कुछ ही देर में पहुंच गई और तलाश शुरू हो गई। हर गली, हर कोना, हर गैरेज और हर बगीचे की तलाशी ली गई। पड़ोसी, रिश्तेदार और दोस्त सब टॉर्च और लालटेन लेकर मदद के लिए निकल पड़े। पूरा शहर बेचैनी और डर से भर गया था। पुलिस डॉग्स भी बुलाए गए। हर दरवाजा खटखटाया गया, लेकिन वॉल्टर जैसे गायब ही हो गया था। अगले दिन वॉल्टर की तस्वीरें पोस्टरों पर और अखबारों में छप गईं। उसके मासूम चेहरे के साथ बड़े बड़े अक्षरों में लिखा था, लापता। सर्च ऑपरेशन बढ़ा दिया गया। पास के जंगल, रेलवे लाइनें, पुराने बम शेल्टर्स तक देखे गए। तालाब, कुएं, बेसमेंट सब खंगाले गए। सैकड़ों लोग उसकी तलाश में जुटे, लेकिन न एक सुराग मिला, न उसकी टोपी, न ट्रक, कुछ भी नहीं। ऐसा लग रहा था जैसे जमीन ने उसे निगल लिया हो। अफवाहें उड़ने लगीं। कुछ ने कहा शायद वो किसी पुराने कुएं में गिर गया या जंगल में रास्ता भटक गया। लेकिन कुछ लोगों को शक था कि शायद कोई आदमी, कोई अजनबी उसे ले गया। शायद कोई किडनैपर या फिर खुद इसी शहर का कोई। पुलिस ने आसपास के हर क्रिमिनल से पूछताछ की, ट्रेन स्टेशन चेक किए, यहाँ तक कि पागल खानों में भी तलाश की। कहीं कोई मरीज भागा तो नहीं, लेकिन हर सुराग अंधेरे में खत्म हो जाता। शहर की रौनक जैसे खो गई थी। माँ-बाप अब अपने बच्चों को अकेले बाहर भेजने से डरने लगे। वो गलियां जहाँ पहले हंसी खुशी गूंजती थी, अब सन्नाटा पसरा रहता था। वॉल्टर की माँ खिड़की के पास बैठी रहती थी, शायद उसका लाल कोट पहने वापस आता देख लें। और उसके अब्बू, जो पहले हंसमुख इंसान थे, अब चुपचाप रहने लगे थे। घर जैसे सुना हो गया था। महीनों तक तफ्तीश चलती रही।
आसपास के शहरों से खबरें आती। किसी ने सार्ब्रुकेन के बाजार में वॉल्टर जैसा बच्चा देखा। किसी और ने कहा कि एक आदमी हाईवे पर एक बच्चे को जबरदस्ती वैन में डाल रहा था। पुलिस हर इत्तला पर भागती, लेकिन हर बार नतीजा वही, कोई सुराग नहीं। और फिर लोग भूलने लगे। हफ्ते महीनों में बदल गए। केस तो खुला रहा, लेकिन अब वो फ्रंट पेज की खबर नहीं थी। ये कहानी एक अफसोसनाक याद बनकर रह गई, जो लोग धीरे से एक दूसरे से फुसफुसाकर बताया करते थे। वॉल्टर ब्रोशार्ट कभी नहीं मिला। न उसकी लाश, न कपड़े, न उसका खिलौना। कुछ भी नहीं मिला जो बताए कि उस सर्द नवंबर की शाम को क्या हुआ था। ये गायब होना किसी बुरे ख्वाब की तरह था, लेकिन अफसोस, ये सब सच्चाई थी। और ये तो बस शुरुआत थी, क्योंकि कुछ ही सालों बाद इसी शहर से एक और बच्चा बिल्कुल ऐसे ही गायब हो जाएगा। वाल्टर ब्रोशार्ट के गायब होने के 3 साल बीत चुके थे। शहर ने ऊपर से तो जिंदगी को फिर से सामान्य बनाने की कोशिश की, लेकिन अंदर ही अंदर वो सन्नाटा कभी गया ही नहीं। केस अब भी खुला था, लेकिन जब नए सबूत नहीं मिले तो वो सिर्फ एक नाम बनकर रह गया, एक पुरानी फाइल में दर्ज। फिर भी शहर के लोग अब भी उस हादसे को भूल नहीं पाए थे, खासकर माएं, जो अब अपने बच्चों को एक पल के लिए भी नजर से ओझल नहीं होने देती थी। कुछ परिवारों ने तो ये शहर ही छोड़ दिया, या तो उन्हें लगता था कि इस शहर की हवा बदल चुकी है, या फिर कुछ ऐसा है जो छुपा हुआ है, कोई अंधेरा। और फिर साल 1964 में एक और बच्चा गायब हो गया। इस बार उसका नाम था पीटर ग्लॉयस्टीन। उम्र सिर्फ 8 साल। वो ठीक उसी इलाके में रहता था जहां कभी वाल्टर रहता था, और उसकी कहानी भी कुछ वैसी ही थी। एक आम बच्चा, मासूम, थोड़ा शर्मीला, मगर अपने माँ बाप और पड़ोसियों का प्यारा। 9 मई की दोपहर थी, एक गर्म और सुनहरी वसंत की शनिवार। पीटर ने अपने माँ बाप से पूछा कि क्या वो बाहर जाकर थोड़ी देर खेल सकता है। उसके पास कुछ सिक्के थे, जिनसे वो पास की बेकरी से मिठाई खरीदना चाहता था। माँ ने इजाजत दे दी, बस ये कहा कि ज्यादा देर मत लगाना। बेकरी ज्यादा दूर नहीं थी, मुश्किल से 5 मिनट की दूरी पर। चिंता की कोई बात नहीं थी। पीटर नीला स्वेटर पहने हुए था और एक छोटा सा सिक्कों वाला थैला साथ ले गया था। रास्ते में कुछ लोगों ने उसे देखा भी। एक दुकानदार ने बताया कि उसने पीटर को बेकरी के बाहर लाइन में खड़ा देखा था। एक और शख्स ने कहा कि उसने उसे पब्लिक फाउंटेन के पास लॉलीपॉप चूसते हुए देखा। लेकिन उसके बाद कुछ भी नहीं, न कोई सुराग, न कोई आवाज। वो कभी घर नहीं लौटा। इस बार शहर ने पहले से भी तेजी से रिएक्ट किया। कुछ ही घंटों में पुलिस एक्टिव हो गई। सड़कों पर लोग निकल पड़े पीटर को ढूंढने के लिए। बेकरी के मालिक से पूछताछ हुई। उस दिन वहां जो भी मौजूद था, उनसे सवाल किए गए। कोई गाड़ी देखी? कोई अजनबी? कुछ भी अजीब? लेकिन फिर वही नतीजा, कुछ भी हाथ नहीं आया। ऐसा लगा जैसे वो बच्चा हवा में गायब हो गया हो। अब लोगों ने दोनों केसों को जोड़ना शुरू किया। 2 लड़के, दोनों की उम्र 10 साल से कम, दोनों दिन के उजाले में गायब हुए, दोनों एक ही इलाके से, और दोनों के बारे में कोई चश्मदीद गवाह नहीं। कोई सामान नहीं मिला, कोई शोर नहीं सुना गया, बस एकदम चुपचाप गायब। माहौल डरावना हो गया। स्कूलों ने खास हिदायतें दी। बच्चे अब अकेले नहीं चलते थे, माँ बाप खुद उन्हें लाने और ले जाने लगे। और उन गलियों में जो कभी बच्चों की हंसी से गूंजा करती थी, अब सन्नाटा था। शहर में अफवाहें उड़ने लगीं, जैसे कोई परिंदा पंख फैलाकर उड़ता है। कुछ लोगों का मानना था कि कोई बच्चा चुराने वाला आदमी शहर में छुपा बैठा है, शायद कोई अपना ही। किसी ने कहा, शायद कुछ ऐसा है जो इंसानी नहीं है, कोई और दुनिया की चीज। कुछ ने तो यहाँ तक कहा कि बच्चे जमीन के नीचे से उठाए गए हैं, उन पुरानी सुरंगों से जो युद्ध के जमाने में बनाई गई थी। बातें भले ही डरावनी लगती थी, लेकिन लोगों का डर बिल्कुल असली था। अब पुलिस के पास 2 केस थे, जिनमें इतनी समानताएं थी कि शक करना जरूरी हो गया। दूसरे शहरों से क्रिमिनल साइकोलॉजिस्ट बुलाए गए।
हर रिपोर्ट, हर पुराना रिकॉर्ड खंगाला गया। हर वो इंसान जो इन इलाकों में उस समय रह चुका था या काम करता था। एक लंबी लिस्ट बनाई गई। ज्यादातर वो लोग जो पहले किसी जुर्म में पकड़े गए थे, खासकर बच्चों से जुड़े मामलों में। लेकिन फिर भी कोई सुराग नहीं, कोई जवाब नहीं। पीटर की तस्वीर अब सिर्फ पिरमासेंस में नहीं, आसपास के शहरों और यहाँ तक कि फ्रांस की सीमा पार तक भेजी गई। पुलिस वाले रेलवे स्टेशनों पर तैनात किए गए, सड़कों पर चेकपोस्ट लगाए गए, हर खंडहर, हर बंद इमारत की तलाशी ली गई। लेकिन पीटर, वो भी कहीं नहीं मिला। अब मीडिया भी इस केस में दिलचस्पी लेने लगी। अखबारों में हेडलाइन बनी, रिपोर्टर्स शहर में आने लगे, सवाल पूछे जाने लगे, क्या ये किसी सीरियल किडनैपर का काम है? क्या पुलिस पूरी मेहनत कर रही है? दबाव बढ़ता जा रहा था, लेकिन जवाब अब भी नहीं थे। और कुछ वक्त बाद ये कहानी भी पहली वाली तरह अखबारों से गायब हो गई। साल गुजरते गए, शहर बूढ़ा होता गया, लेकिन घाव कभी भरा नहीं। लोग अब इन बच्चों की बात सिर्फ फुसफुसाकर करते थे। कोई नहीं चाहता था कि ये फिर से हो। लेकिन 1967 में ये फिर हुआ। एक और बच्चा गायब हो गया। इस बार नाम था हाइंज मार्टिन। उम्र सिर्फ 7 साल। स्कूल से घर आते वक्त वो गायब हो गया। वो हर दिन उसी रास्ते से आता था, छोटी सी किराना दुकान के पास से एक तंग गली से होता हुआ अपने मोहल्ले में दाखिल होता। लेकिन उस दिन वो कभी घर पहुंचा ही नहीं। उसकी माँ ने 1 घंटे भी इंतजार नहीं किया। वो तुरंत निकली, हर रास्ता खुद जाकर देखा, पड़ोसियों से पूछा और फिर पुलिस को बुला लिया। और फिर वही कहानी दोहराई गई। बड़ी सर्च पार्टी, पुलिस डॉग्स, हेलीकॉप्टर्स, वॉलंटियर्स, लेकिन कोई सुराग नहीं। वो तीसरा बच्चा था। अब तो पूरा शहर हैरान रह गया। अब ये एक पैटर्न बन चुका था। तीनों लड़के, छोटे, एक ही हिस्से से गायब, एक जैसे हालात में, और सब बिना कोई निशान छोड़े हुए। अब जनता ने जवाब मांगा। टाउन हॉल में मीटिंग्स होने लगी। मेयर को गुस्साई भीड़ का सामना करना पड़ा। कुछ लोग पुलिस को दोषी ठहराने लगे, कुछ स्कूलों को, तो कुछ स्थानीय परिवारों को। ऐसा लगने लगा जैसे पूरा शहर अब एक दूसरे पर शक कर रहा हो। लेकिन फिर भी सच्चाई किसी के पास नहीं थी। थ्योरीज बनने लगीं। क्या कोई मर्द है जो सिर्फ छोटे लड़कों को निशाना बना रहा है? शायद कोई जो अकेला रहता है और जिसके बारे में कोई ज्यादा नहीं जानता? या फिर कोई जो बच्चों के साथ काम करता है, टीचर, कोच, या फिर कोई पड़ोसी जो बच्चों को संभालने में मदद करता हो? कुछ लोगों का मानना था कि ये कोई ऐसा इंसान भी हो सकता है जो शहर में मेहमान बनकर आया और चला गया, इसलिए कोई निशान ही नहीं मिला। अब सीरियल चाइल्ड एब्डक्टर का आइडिया आम हो चुका था, लेकिन सबूत के बिना पुलिस के पास कुछ करने को नहीं था। उन्होंने जाल बिछाए, सादे कपड़ों में पुलिस वाले स्कूल के रास्तों पर तैनात किए गए, नकली बच्चों का इस्तेमाल हुआ, लेकिन कुछ भी काम नहीं आया। कोई भी संदिग्ध इंसान सामने नहीं आया। और आखिर में ये केस भी ठंडा पड़ गया। अब पिरमासेंस वो शांत और मासूम शहर नहीं रहा था जो कभी हुआ करता था। डर हर गली में था, भरोसा टूट चुका था, और जिन माँ बाप के बच्चे गायब हुए थे, उनकी जिंदगी बस एक खामोश दर्द में बदल चुकी थी। उन्होंने कभी उम्मीद नहीं छोड़ी, उन्होंने कभी वो घर नहीं छोड़ा। वो वही पुराना फोन नंबर रखते थे, वही दरवाजा, इस उम्मीद में कि शायद एक दिन उनका बच्चा लौट आए। लेकिन दिल के किसी कोने में शायद वो जान चुके थे, अब उनका लौटना मुमकिन नहीं। 1967 में हाइंज मार्टिन के गायब होने के बाद पिरमासेंस में एक गहरी खामोशी छा गई। जो कभी भीड़-भाड़ से भरे पार्क थे, अब वे सूने पड़ गए। माता पिता अब अपने बच्चों को अपनी निगाहों से दूर नहीं जाने देते थे। हर बंद दरवाजे के पीछे डर रहता था, और वह डर बढ़ता ही गया। और जब पुलिस से कोई जवाब नहीं मिला, तो लोग धीरे धीरे बातें करने लगे, किसी अंधेरे के बारे में जो कहीं छुपा हुआ था, जिसे कोई देख नहीं पा रहा था। पुलिस के पास न कोई शख्स था, न कोई सबूत, न कोई सुराग। वे दिन रात काम कर रहे थे, यहाँ तक कि उन्होंने बाहरी मदद भी ली,
जिसमें क्रिमिनल प्रोफाइलर्स भी शामिल थे। कुछ ने कहा कि शायद अपहरण करने वाला कोई आम दिखने वाला इंसान है जो शहर के लोगों के बीच रहता है, लेकिन फिर भी कोई ठोस निशान नहीं मिला। बस और भी कयास। फिर 1969 में ऐसा फिर से हुआ। 6 साल का आंद्रेयास बेकर एक भीड़ भाड़ वाले गुरुवार के बाजार में गायब हो गया। वह अपनी माँ के साथ था। माँ कुछ सेकंड के लिए विक्रेता को पैसे दे रही थी, और जब उसने फिर देखा तो आंद्रेयास कहीं नहीं था। कई लोग आसपास थे, पर किसी ने कुछ नहीं देखा। किसी ने उसकी आवाज नहीं सुनी। ऐसा लग रहा था जैसे वो हवा में उड़ गया हो। ये चौथा गायब होना पूरे जर्मनी में सनसनी फैलाने वाला था। पहली बार राष्ट्रीय समाचारों ने इस मामले को कवर किया। दूसरे शहरों के लोग भी डरने लगे कि ऐसा उनके शहरों में भी हो सकता है। कुछ ने इसे अमेरिकी सीरियल किलिंग से जोड़ा। कुछ ने कहा कि पिरमासेंस पर कोई शाप लगा हुआ है, लेकिन स्थानीय लोगों को जो महसूस हुआ वह था नाकामी और बेबसी। कयास और भी बढ़ गए। कुछ ने कहा कि शायद ये बाल तस्करी है या सीमा पार फ्रांस में बच्चों को भेजा जा रहा है। कुछ ने कहा कि ये दूसरे विश्व युद्ध के पुराने सुरंगों से जुड़ा हो सकता है जो शहर के नीचे थे। अफवाहें थी कि पुराने नाजी अपराधी अब भी गांवों में छुपे हैं, लेकिन फिर भी कोई सबूत नहीं मिला। सिर्फ डर था। परिवारों में उम्मीद अभी भी जिंदा थी। पीटर ग्लोइस्टीन की मां ने एक डायरी रखी जिसमें कटपेस्ट, नोट्स और वह जन्मदिन के खत जो वह अपने खोए हुए बेटे को लिखती थीं शामिल थे। वह सालों तक तलाश करती रहीं, मानती थी कि उनका बेटा कहीं जिंदा है। वह बूढ़ी हो गई, लेकिन खोज कभी नहीं छोड़ी। उनकी डायरी बाद में उनके पोते को दी गई। उन चीजों में से एक जो परिवार को पीटर की याद से जोड़ती है। 1969 के बाद अचानक बच्चे गायब होना बंद हो गया, और बच्चे उसी तरीके से गायब नहीं हुए। कुछ ने कहा कि शायद अपहरणकर्ता मर गया। कुछ ने कहा कि उसे किसी दूसरी वजह से गिरफ्तार कर लिया गया। कुछ ने कहा कि वो कहीं और चला गया, किसी दूसरे शहर में या दूसरे बच्चों के पास। लेकिन रहस्य वही रह गया। 1980 के दशक तक ये कहानियां लोक कथाओं का हिस्सा बन गईं। किशोर लोग बच्चों के गायब होने की बातें धीरे धीरे करते और उन जगहों पर जाने की हिम्मत करते जहां बच्चे गायब हुए थे। जो माता पिता कभी डरते थे, अब अपने पोते पोतियों पर कड़ी निगाह रखते थे। लेकिन बेचैनी पूरी तरह से दूर नहीं हुई। कुछ दशक बाद 2000 के शुरुआत में ऑनलाइन सच्ची अपराध की रिसर्च करने वाले एक समूह ने इस मामले को फिर से देखा। उन्होंने पुराने जर्मन दस्तावेजों का अनुवाद किया, टाइमलाइन बनाई और सेवानिवृत्त पुलिस अधिकारियों का इंटरव्यू किया। एक अधिकारी ने एक दुर्लभ इंटरव्यू में बताया कि वे हमेशा एक ऐसे आदमी पर शक करते थे जो शहर के किनारे रहता था, अकेला, अजीब लेकिन सतर्क। वो 70 के दशक में एक कार दुर्घटना में मर गया था, और पुलिस के पास उसे मामले से जोड़ने के लिए कोई ठोस सबूत नहीं था। यह उन कई रास्तों में से एक था जो कहीं नहीं पहुंचे। आज भी ये मामला खुला हुआ है। फाइलें पुरानी अलमारियों में धूल जमाती है। परिवार आज भी सालगिरह पर मोमबत्तियां जलाते हैं। और पिरमासेंस में अगर आप पुराने रहवासियों से पूछेंगे तो कई सिर हिलाकर बात टाल देंगे। कुछ चुपचाप एक नाम कहेंगे, एक याद, और फिर खामोशी छा जाएगी। तो आखिरकार पिरमासेंस के बच्चों के साथ क्या हुआ? क्या उन्हें कोई ऐसा ले गया जिसे वे जानते थे? क्या उन्हें कहीं छुपा दिया गया जहां कोई सोच भी नहीं सकता था? या फिर यह कुछ और भी अजीब था, कुछ ऐसा जिसे कोई समझ नहीं पाया? सच अभी भी कहीं बाहर, समय और खामोशी के नीचे दफन है। शायद कोई जानता है, शायद कोई बहुत पहले कुछ देख गया था लेकिन डर के मारे नहीं बोला, और शायद एक दिन सच सामने आएगा। तब तक रहस्य बना रहेगा। देखने के लिए शुक्रिया। अगर आप ऐसी सच्ची रहस्यमयी कहानियों में रुचि रखते हैं तो हमारे चैनल डिजिटल राजनामा को सब्सक्राइब करना न भूलें। अगली बार तक सुरक्षित रहें और जिज्ञासु बने रहें।